सभी को नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जटलाना, जिला यमुनानगर। कक्षा 10 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व भाग 2। इसी पुस्तक का पाठ 3 और पाठ का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, आज आपके सामने। तो आज हम इस पाठ का भाग 3 करेंगे। भाग 3 में हम जिन विषयों की चर्चा करेंगे वे होंगे गांधी जी की नमक यात्रा के बारे में जानेंगे, जिसे दांडी यात्रा भी कहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में किन किन लोगों ने भाग लिया ये भी आपको बताएंगे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में किन लोगों ने भाग नहीं लिया इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। भाग 2 को संक्षिप्त में बताना जरूरी है भाग 3 को करने से पहले। भाग 2 में हमने पढ़ा कि चोरी चोरा नामक स्थान पर जब जुलूस का पुलिस से टकराव हुआ तो गुस्से में आकर जुलूस ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए। इस घटना से दुखी होकर 22 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इस घटना से गांधी जी को लगा कि असहयोग आंदोलन हिंसक होने लगा था। उनको लगा कि सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण देने की जरूरत है। इसके अलावा कांग्रेस के कुछ नेता भी इस तरह के आंदोलन से थक चुके थे, लंबा चल चुका था। लोग हिंसक गतिविधियों में शामिल होने लगे थे। इसलिए गांधी जी को लगा कि आंदोलनकारियों को या सत्याग्रहियों को और ज्यादा प्रशिक्षण देने की जरूरत है। कांग्रेस के जो लोग थे वे अब 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अधीन गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहकर ब्रिटिश सरकार की नीतियों का अच्छी तरह से विरोध किया जा सकता है और सुधारों की मांग की जा सकती है। चितरंजन दास, जिसको CR दास, और मोतीलाल नेहरू ने प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग लेने के लिए कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग लेने के लिए कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। इसी दौरान दो ऐसी बातें हुई जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा को एक बार फिर बदल दिया। तो दो घटनाएं क्या थी? उसमें सबसे पहले है पहली घटना। क्या थी पहली घटना? पहली घटना थी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। इस मंदी के कारण 1926 में कृषि उत्पादों की कीमतें कम होने लगी। कीमतें कम होने से कृषि उत्पादों की मांग कम हो गई। मांग कम होने से निर्यात कम हो गई। निर्यात कम होने से किसानों के लिए अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना मुश्किल हो गया, क्योंकि किसानों के पास फसल होती है जिसको बेचकर वो लगान चुकाते हैं। इससे 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लगे। दूसरी घटना जो इस दौरान हुई, दूसरी घटना थी साइमन कमीशन। 1927 में ब्रिटेन की सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारत के लिए एक आयोग का गठन किया। महत्वपूर्ण घटना थी ये। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंडरलाइन कीजिए। 1927 में ब्रिटेन की सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारत के लिए एक आयोग का गठन किया। इस आयोग का काम भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किए गए सुधारों की जांच करना था और उसके बारे में सुझाव देना था।
लेकिन इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, बल्कि सारे के सारे अंग्रेज थे। अपने काम को करने के लिए जब 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा, तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाकर तथा काले झंडे दिखाकर किया गया। चित्र में आप देख रहे हैं कि लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं। साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाकर किया गया, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया। लाहौर में इसी कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस द्वारा लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई, जिसके कारण उनको गहरी चोटें लगी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। मरते समय उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। साइमन कमीशन के विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान कर दिया, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में या भारत के भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसको हम कहते हैं, डोमिनियन स्टेट्स देने की का ऐलान तो किया, लेकिन ये कैसे दिया जाएगा इसके बारे में कुछ नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लेकिन इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया। एक महत्वपूर्ण घटना थी तो ये हुई थी और पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया था। इस अधिवेशन में यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो पहली बार हमने अपना जो स्वतंत्रता दिवस था वो 26 जनवरी 1930 को मनाया था। आप भी जानते हैं कि 26 जनवरी को हम हर साल अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये 26 जनवरी वही तारीख है जिस दिन हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो इस जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसमें यह तय किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष करने की शपथ लेंगे, लेकिन उस समय पूर्ण स्वराज की ओर बहुत ही कम लोगों ने ध्यान दिया। अतः स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार से लोगों को जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। लोगों को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाया पूर्ण स्वराज का विचार। तो पूर्ण स्वराज के जो अमूर्त विचार था उसको लोगों से जोड़ने के लिए गांधी को अभी कोई और रास्ता अपनाना था, और रास्ता ढूंढना था। नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा का अर्थ सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों को विनय पूर्वक या आदर पूर्वक मानने से इनकार कर देना है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, सविनय अवज्ञा का अर्थ सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों को विनय पूर्वक या आदर पूर्वक मानने से इनकार कर देना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा 1930 में चलाया गया था। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में दिखाई दिया। 21 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। गांधी जी का कहना था कि नमक प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है, जिसका प्रयोग अमीर गरीब सभी लोग करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है, इसलिए नमक पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम या चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च
1930 तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी, यानी कि सरकार के मनमाने कानूनों को, अन्यायपूर्ण कानूनों को विनय पूर्वक मानने से इनकार कर देगी। लेकिन इरविन झुकने को तैयार नहीं थी। अतः महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 विश्वस्त वॉलेंटियरों के साथ पैदल नमक यात्रा शुरू कर दी। एक महत्वपूर्ण डेट है, दोबारा फिर अंडरलाइन कीजिए, 12 मार्च 1930 को अपने 78 विश्वस्त वॉलेंटियरों के साथ पैदल नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती, अहमदाबाद में गांधी जी के आश्रम से शुरू होकर 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। यह यात्रा 24 दिन तक चली। वो स्थान आपको दिखाया गया है, दांडी, जहां से वो यात्रा शुरू हुई थी। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है गांधी जी का, लाल जहां पर आप कर्सर देख रहे हैं, यहां से यात्रा शुरू हुई थी और 240 किलोमीटर दूर ये दूसरा आप देख रहे हैं दांडी नामक स्थान पर जाकर खत्म हुई थी। यहाँ भी उसका दांडी का चार्ट दिखाया गया है। दांडी मार्च का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर से साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू हुई और चलते चलते 240 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए बाद में एंडिंग पॉइंट दिखाया गया है। दांडी वह जगह थी जहां पर यह यात्रा खत्म हुई थी। इस यात्रा के दौरान गांधी जी जहां भी रुकते थे, हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्ण अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा न माने। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का एक दुर्लभ चित्र आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया। यह कानून का उल्लंघन था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। इस आंदोलन के शुरू होने के बाद देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। जैसे जैसे आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। पिकेटिंग का अर्थ आपको पीछे बताया जा चुका है, विरोध करने का एक तरीका है। किसानों ने लगान चुकाने से इनकार कर दिया। इन घटनाओं से डरकर अंग्रेजी सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद लोगों ने पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने शुरू कर दिए। इनसे डरकर अंग्रेजी सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया। सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, औरतों व बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन को वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ। दोनों के चित्र आपको दिखाए गए हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच, जो उस समय वायसराय होते थे भारत के बीच एक समझौता हुआ। इसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। अंडरलाइन कीजिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था ये। इस समझौते के जरिए गांधी जी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमत हो गई। पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। इसके बदले सरकार भी राजनीतिक कैदियों को, जो 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था इस आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, तो उन राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए, लेकिन यह बातचीत सफल नहीं हो पाई और उन्हें निराश होकर भारत वापस लौटना पड़ा।
यहाँ आकर उन्होंने देखा कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। इन्हीं परिस्थितियों के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उसकी गति मंद पड़ने लगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में किन किन लोगों ने भाग लिया, ये भी जानना जरूरी है। सबसे पहले है किसानों की भागीदारी। गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांव के अमीर किसानों, यहाँ गरीब किसानों की बात नहीं हो रही है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांव के अमीर किसानों जैसे गुजरात के पट्टीदार और उत्तर प्रदेश के जाटों ने भाग लिया था। क्या कारण था, क्यों इन लोगों ने भाग लिया था, ये बताना भी चाहिए, जानना भी जरूरी है। अमीर किसानों, खासकर गुजरात के पट्टीदार और उत्तर प्रदेश के जाटों ने भाग लिया था। वास्तव में उन्होंने इस आंदोलन में इसलिए भाग लिया था क्योंकि वे व्यावसायिक फसलों की खेती करते थे, यानी कि ऐसी फसलें जो वो बाजार में बेचते थे। लेकिन वैश्विक महामंदी के कारण इन फसलों की कीमतें काफी कम हो गई थी। कीमतें कम होने के कारण उनकी आय कम होने लगी थी। आय कम होने के कारण उनके लिए सरकारी लगान चुकाना मुश्किल हो गया था। लेकिन दूसरी ओर सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। इसलिए संपन्न किसानों ने लगान कम करवाने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। मतलब वास्तव में वो भाग नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उनकी फसलों की कीमतें कम हो गई थी और वे सरकार से लगान कम करवाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। अतः उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन जब 1931 में गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई, क्योंकि उनके लगान कम नहीं हुए थे। इसलिए 1932 में जब आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो किसानों ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि गांधी जी ने जिस मकसद के लिए वो इस आंदोलन में भाग ले रहे थे, लगान कम कराने के लिए, वो लगान कम नहीं हुआ। तो गांधी जी ने जब दोबारा इस आंदोलन को शुरू किया तो इन किसानों ने इस आंदोलन में भाग लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद है मजदूरों की भागीदारी। मजदूरों की भागीदारी सविनय अवज्ञा आंदोलन में कैसी रही? उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में केवल नागपुर में ही बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। बाकी किसी भी जगह इस आंदोलन में मजदूरों की ज्यादा भागीदारी नहीं रही। 1930 में छोटा नागपुर की टिन खानों में काम करने वाले हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की रैलियों में भाग लिया था। मजदूरों द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग न लेने का कारण यह था कि कांग्रेस उद्योगपतियों के नजदीक आती जा रही थी। बाकी किसी भी, सिर्फ नागपुर में किसानों ने मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं लिया। प्रश्न यह पैदा होता है कि मजदूरों ने भाग क्यों नहीं लिया? मजदूरों ने भाग इसलिए नहीं लिया क्योंकि कांग्रेस उद्योगपतियों के नजदीक आती जा रही थी और मजदूरों की मांगों को ठीक ढंग से नहीं उठा रही थी। इसलिए मजदूर कांग्रेस से दूर जाने लगे थे। कांग्रेस को भी लगता था कि यदि वह मजदूरों की मांगों को उठाएगी तो इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे। तीसरा हम देखेंगे औरतों की भागीदारी इस आंदोलन में कैसी हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन में औरतों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस आंदोलन में औरतों की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा बताया जा सकता है। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों की संख्या में औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। दूसरा, इस आंदोलन के दौरान औरतों ने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया तथा शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। इस आंदोलन के दौरान बहुत सारी औरतें जेल भी गईं। इस प्रकार इस आंदोलन में शहरी इलाकों में
ज्यादातर ऊंची जाति की महिलाओं ने ही भाग लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में शहरी इलाकों की ऊंची जाति की महिलाओं ने ही भाग लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में किन लोगों ने भाग नहीं लिया? जिन लोगों ने भाग लिया उनको आप देख चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बिल्कुल भी इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। समाज के सभी वर्गों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं लिया था। एक वर्ग ऐसा भी था जिसने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था और वह वर्ग था अछूतों का। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता या जिसको हम कहते हैं छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान का नाम दिया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे थे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज उठाई और अलग चुनाव क्षेत्रों की बात कही ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि यदि उनकी सामाजिक स्थिति केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक स्थिति केवल राजनीतिक सशस्त्रीकरण से ही दूर हो सकती। कहने का मतलब यह था कि जब वो राजनीति में हिस्सा लेंगे, जब विधायी परिषदों के लिए चुनकर जाएंगे, तभी उनकी स्थिति सुधर सकती है कि तभी वो वहां पर आवाज उठा सकते। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफी सीमित थी। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया। दोनों चित्र आप देख रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के। उन्होंने दलितों के लिए अलग चुनाव क्षेत्रों की मांग की। इस सवाल पर उनका महात्मा गांधी जी के साथ काफी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की दलितों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मानना था कि दलितों के लिए अलग चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था करने से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। दोबारा इसको आसान से शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने मांग रखी कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएं ताकि जहां से वो सिर्फ चुनकर जा सके। ब्रिटिश सरकार ने उनकी इस मांग को मान लिया, लेकिन गांधी जी इससे नाराज हो गए और वे आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका तर्क था कि यदि दलितों के लिए अलग से चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था की गई तो इससे समाज में उनका एकीकरण करना मुश्किल हो जाएगा। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की बात को मान लिया और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इससे दलित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। कुछ स्थान उनके लिए आरक्षित कर दिए, लेकिन वो जो निर्वाचन थी वो सामान्य ही रही। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। इसका कारण यह था कि 1920 के दशक के मध्य से ही कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के नजदीक आने लगी थी। इससे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होने लगे थे। धन्यवाद, नमस्कार।